हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की झारखंड पीजीटी की हम लोग क्लास करने वाले हैं और झारखंड पीजीटी में हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम। उसमें हम लोगों ने 2 क्लासों को पूरा कर लिया है और हम लोगों की जो क्लास है ये क्लास नंबर हम लोगों की तीसरी है। ये क्लास नंबर जो हम लोगों की रहने वाली है वो क्लास नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने अभी तक एक क्लास को कर लिया था और दूसरी क्लास को भी कर लिया था और हमने क्या क्या टॉपिक को कवर कर लिया था। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को इसलिए करवाया हुआ है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में करवाई हुई है। कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं होगी, इतनी डिटेल में क्यों करवा रहे हो, तो इसलिए आप लोगों के लिए, आप लोगों को अगर देखना है तो थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए वीडियो को, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत में विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम 1881 में बना, 1 मार्च 1881 से प्रभावी हुआ। इसके बाद में हम लोगों ने पूरी बातें लिखी थी। अधिनियम की शीर्षक क्या है, तो अधिनियम का जो शीर्षक है वो है विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम 1881। अधिनियम का क्षेत्र क्या क्या है, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। विनिमय साधन लेखपत्र क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से बात की थी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसकी एक परिभाषा भी आप लोगों को बताई थी जो विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार उन्होंने दी थी। विनिमय साधन लेखपत्र के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो इनमें ये क्लास नंबर हम लोगों ने, ये देखिए लिखा हुआ है क्लास नंबर 2, ये हम लोगों ने क्लास नंबर 2 में टॉपिक को कवर किया था। क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने इतनी सब बातें करने के बाद विनिमय साधन लेखपत्र के प्रकार करे थे और विनिमय साधन लेखपत्र के हम लोगों के कितने प्रकार होते हैं, तो वो हम लोगों के 2 प्रकार होते हैं। एक है कानून द्वारा विनिमय साधन और एक होता है अन्य या रीति रिवाजों के अनुसार विनिमय साधन। उन पर हम लोगों ने पूरी डिटेल में बात की थी कि कानून द्वारा जो विनिमय साधन होते हैं प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, चेक और हुंडी होते हैं। और व्यापारिक या रीति रिवाजों के अनुसार जो विनिमय साधन होते हैं जैसे लाभांश पत्र, शेयर पत्र, वाहक ऋण पत्र, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, जहाजी बिल्टी, एक्सचेंजर बिल, पोस्टल ऑर्डर, जहाजी बिल्टी, एक्सचेंजर बिल, नोट बिल, बैंक ड्राफ्ट, ट्रेजरी बिल, इनके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी, लेकिन इनको डिटेल में नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेजरी बिल जो है वो एक तरीके से हम लोगों का जो मनी मार्केट होता है उसका भाग होता है। मनी मार्केट होता है, देखो एक तरीके से फाइनेंशियल जो मार्केटिंग होते हैं वो हम लोगों के 2 प्रकार के होते हैं, उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र को जाना था। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया था, प्रतिज्ञा पत्र। और प्रतिज्ञा पत्र जिसे प्रोमिसरी नोट बोलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट के पक्षकार कितने होते हैं। एक लेखक होता है जिसे मेकर बोलते हैं और एक होता है आदता जिसे पेई बोलते हैं। इसका हम लोगों ने नमूना भी आप लोगों को बना के दिखाया था। इस तरीके से नमूना हम लोग बनाते हैं। प्रतिज्ञा पत्र के लक्षण क्या क्या होते हैं उन पर हम लोगों ने इतनी अभी तक हम लोगों ने बातें कर ली थी। इस क्लास में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। अब मैं आप लोगों को लिख के नहीं बताऊंगा, मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बना के रख ली है, उसी से हम लोग इसको कवर अप करेंगे। अब जो टॉपिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कुछ बातें स्किप हो गई हैं उनको हम आपको लिख कर बताएं, ठीक है। कुछ बातें ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों का समय भी बचेगा और तैयारी भी अच्छी तरीके से जल्द से जल्द हो जाएगी। तो हम लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र को जान लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ने जो वाले हैं वो जानने वाले हैं विनिमय बिल। जिसे विनिमय बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विनिमय बिल को हम लोग एक्सचेंज ऑफ बिल बोलते हैं, एक्सचेंज बिल। तो विनिमय बिल को करने वाले हो, विनिमय बिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसको हम लोग करने वाले हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बना के रखी है, बस आप लोगों के लिए हमें अच्छी तरीके से उसको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले इसमें इसमें विनिमय बिल में लिखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले इसमें लिखी हुई है परिभाषा की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ध्यान से इसमें देखिए कि विनिमय बिल होता क्या है। ये सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। विनिमय जो बिल होता है उसमें लिखा हुआ है कि विनिमय साधन लेखपत्र अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विनिमय बिल एक लिखित पत्र है। विनिमय बिल एक लिखित पत्र होता है, जैसे चेक होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, ये सारे के सारे लिखित पत्र होते हैं जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं और इसमें लिखित किसी निश्चित व्यक्ति को उसके आदेशानुसार अथवा उसके वाहक को मतलब बियरर को इसमें
लिखित निश्चित रकम बिना शर्त के देने का आदेश देता है। जैसे मान लो कि ये हम लोगों का विनिमय बिल एक तरीके से चेक होती है। यहाँ पे मैंने कुछ अमाउंट पढ़ दी, मान लो 5,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा साइन होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो SBI बैंक का ये चेक है, यहाँ पे हम लोग पेई का नाम लिखते हैं, वहां पे अमाउंट लिखते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर डले होते हैं। यहाँ पर चेक नंबर होता है और बहुत से नंबर उसमें लिखे होते हैं। तो जो विनिमय बिल होता है, ये तो मैं आपको चेक का नमूना बता रहा हूं। अब जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को विनिमय बिल का नमूना बना के दिखाता हूं अच्छी तरीके से। इसको जरा इरेज कर देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्या कैसे होता है। ये जैसे मान लो कि ये हम लोगों का एक पत्र है, ये हम लोगों का विनिमय पत्र का हम लोग क्या बनाएंगे, विनिमय बिल का नमूना 2 मिनट में बन जाएगा, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। ये मान लो आगरा का है, कोई दिनांक लिखी हुई है, इसमें दिनांक लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसमें दिनांक लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक स्टाम्प लगा हुआ है, यहाँ पे स्टाम्प लगा हुआ है और यहाँ पे रुपए लिखे हुए हैं, यहाँ पे रुपए लिखे हुए हैं। मान लो ये जो है ये यहाँ पे 3,000 रुपए लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज की तिथि से, आज की तिथि से, यहाँ पे तिथि डली होगी ना, उसी से आज की तिथि से 3 माह, आज की तिथि से 3 माह बाद 3,000 जिसके लिए मैं प्रतिफल प्राप्त कर चुका हूं, जिसके लिए मैं प्रतिफल मतलब कंसीडरेशन प्राप्त कर चुका हूं, जिसके लिए मैं प्रतिफल प्राप्त कर चुका हूं, श्री अजय कुमार। यहाँ पे नाम लिख दिया कि अजय कुमार अथवा उसके आदेशानुसार, अजय कुमार हो या उनके आदेशानुसार कोई व्यक्ति हो, उनके आदेशानुसार दे दिए जाएं। और यहाँ पे लिखा हुआ है उनका एड्रेस यहाँ पे, और यहाँ पे लिखे होंगे उनके नाम की। ये बिल कौन देता कौन है, मान लो कि ये बात किसने कही है, राकेश ने कही है अजय को देने के लिए। तो ये तरीके से विनिमय बिल होता है। विनिमय बिल एक लिखित पत्र होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक लिखित पत्र होता है। इस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें लिखित किसी निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार व्यक्ति को या उसके वाहक को एक निश्चित रकम बिना शर्त के देने का आदेश देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार रिजर्व बैंक अथवा सरकार के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति वाहक के मांगने पर दे विनिमय बिल नहीं लिख सकता। तो दे विनिमय बिल नहीं लिख सकता। इस बात को याद रखिए कि रिजर्व बैंक के अनुसार रिजर्व बैंक अथवा सरकार के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति वाहक के मांगने पर दे विनिमय बिल नहीं लिख सकता। अब विनिमय बिल की अगर हम लोग पक्षकार की बात करें तो विनिमय बिल हम लोगों ने जाना, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है उसको हम लोग नमूने के तौर जाना। नमूने से अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग नमूना पर बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विनिमय बिल के पक्षकार कौन कौन से होते हैं। तो विनिमय बिल के जो पक्षकार होते हैं तो वो होते हैं हम लोगों के विनिमय बिल के पक्षकार जो होते हैं वो 3 होते हैं। विनिमय बिल के पक्षकार जो होते हैं, विनिमय बिल के अगर हम लोग पक्षकार के बारे में लिखना चाहें तो विनिमय बिल के पक्षकार के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पर विनिमय बिल के पक्षकार के बारे में अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। विनिमय बिल के पक्षकार,
अब विनिमय बिल के पक्षकार कौन कौन से होते हैं, तो वो 3 पक्षकार होते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से यही बातें पूछी जाती हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आप बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, तो ये सब बातें अच्छी नहीं है। आप लोगों को अगर लगे कि बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसके लिए आप लोगों को शॉर्ट में कर दूंगा और आप लोग वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि विनिमय बिल के 3 पक्षकार होते हैं। विनिमय बिल के पक्षकार, विनिमय बिल के पक्षकार कितने होते हैं, तो वो 3 होते हैं। तो कौन कौन से पक्षकार होते हैं, तो वो 3 पक्षकारों के हम लोग नाम को हमें पता होना चाहिए। और कौन पक्षकार को क्या बोला जाता है, तो लेखक एक तो होता है लेखक। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ कि लेखक होता है। और लेखक को क्या और बोलते हैं, तो लेखक को आहर्त्य बोलते हैं, लेखक को आहर्ता बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉवर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। उसके बाद देनदार या आहरी होता है, देनदार या आहरी होता है। एक होता है आहर्ता और एक होता है आहरी। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ड्रॉई बोलते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है ड्रॉई, तो इसे ड्रॉई बोलते हैं। और एक क्या होता है, तो एक होता है हम लोगों का लेनदार, एक क्या होता है हम लोगों का लेनदार या आदता, लेनदार या आदता जिसे बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पेयी बोलते हैं, पेयी, ठीक है। तो ये 3 पक्षकार होते हैं। विनिमय बिल के अगर पक्षकार के बारे में पूछा जाता है तो देखो, प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार 2 होते हैं और विनिमय बिल के पक्षकार 3 होते हैं, लेखक, देनदार और लेनदार। तो ये 3 पक्षकार होते हैं, इनके नाम में पूछे जाते हैं आहर्ता, आहरी और आदता। तो इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बात आ रही है कि विनिमय बिल के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो विनिमय बिल के लक्षण मैंने आप लोगों को लिख रखे हैं कि विनिमय बिल के लक्षण होते हैं, इनमें एक आज्ञा पत्र है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आज्ञा दी है कि इस व्यक्ति को भुगतान कर दिया जाए। तो ये एक लिखित पत्र है। यह है एक शर्त रहित, शर्त सहित होता है और शर्त रहित होता है, मतलब कि कोई शर्त नहीं होती है। तो इस बात के लिए अब मान लो कि मैंने आपको रुपए दिए, ठीक है, मैंने आपको रुपए दिए और अब आप कहें, जब मैंने लेने गया तब आप कहें कि मैं आपको रुपए तब दूंगा जब आप शादी करके आएंगे। अब मान लो कि मेरी शादी ना हो तो क्या मुझे रुपए नहीं मिलेंगे? अगर मेरी शादी ना हो तो क्या मुझे रुपए नहीं मिलेंगे? तो इस प्रकार की शर्तें नहीं होती हैं, शर्त रहित होता है। तो एक शर्त रहित होता है, ठीक है। इस पर लेखक का हस्ताक्षर होता है, इस पर लेखक का हस्ताक्षर होता है। ये 4 बातें तो आप लोगों को लक्षण अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी विशेष व्यक्ति को इसमें लिखी हुई रकम चुकाने का आज्ञा रहती है, बिल्कुल सही बात है। निश्चित रकम का भुगतान निश्चित समय के अंदर निश्चित समय के अंदर देश के सिक्के में होता है। देश के सिक्के लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ये टाइपिंग एरर है, तो ये देश के सिक्के में होता है तथा इसे यथोचित रूप से मुद्रांकित मतलब स्टाम्प होना चाहिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अब हम लोगों को लिखा हुआ है अनुग्रह बिल क्या होते हैं। अनुग्रह बिल, अब विनिमय बिल और प्रतिज्ञा बिल में आप लोगों को अंतर करना सीख गए होंगे आप लोग, और इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात आती है कि अनुग्रह बिल क्या होते हैं। तो अनुग्रह बिल को हम लोग समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से कि जब कोई व्यक्ति किसी विनिमय बिल पर बिना किसी प्रतिफल के किसी दूसरे व्यक्ति को सहायता करने के उद्देश्य से लेखक स्वीकर्ता अथवा पृष्ठांकनकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करता है, तो ऐसे बिल को अनुग्रह बिल कहते हैं। ऐसे बिल को क्या कहते हैं? तो अनुग्रह बिल कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति किसी विनिमय बिल पर बिना प्रतिफल के, अगर प्रतिफल मान लो मैंने आपसे सामान लिया और मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको ये रुपए इतने महीने बाद दे दूंगा, तो ये आप लोगों को ये प्रतिफल हो गया, क्योंकि मैंने आपसे सामान लिया उसके बदले में पैसा दिया, तो ये तो हो गया। लेकिन बिना प्रतिफल के कोई मैं पैसा दूं या कोई सहायता राशि दूं, तो उस उद्देश्य, सहायता करने के उद्देश्य से लेखक स्वीकर्ता अथवा पृष्ठांकनकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करता है, तो ऐसे बिल को अनुग्रह बिल कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए अपना नाम देता है, अनुग्रहकर्ता, पक्षकार, और पक्षकार जो इस प्रकार सहायता प्राप्त करता है उसे अनुग्रहिती पक्षकार कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसके पक्षकार 2 होते हैं, एक होता है अनुग्रहकर्ता और एक होता है हम लोगों का
अनुग्रही पक्षकार। तो इस प्रकार से आप लोग अनुग्रह बिल को भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोगों को लिखा हुआ है कि चेक क्या होती है, और चेक के बारे में हम लोगों ने देखो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो है हम लोगों का ये टॉपिक जो है वो हम लोगों का अब 3 नंबर टॉपिक है। हम लोगों ने विनिमय बिल को जान लिया, प्रतिज्ञा पत्र को जान लिया, विनिमय बिल को अच्छी तरीके से समझ लिया, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चेक के बारे में। चेक क्या क्या होती है, चेक को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले। एक सेकेंड, चेक को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। चेक की परिभाषा सबसे पहले लिखी हुई है। चेक की परिभाषा को हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे कि विनिमय सात्र लेखपत्र अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, धारा 6 के अनुसार चेक एक विनिमय बिल है। चेक एक क्या है, तो चेक एक विनिमय बिल है। तो चेक के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है कि चेक एक विनिमय बिल है। अब देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अंतर बता दूं, सिंपल सा अंतर है कि मैंने अभी आप लोगों को विनिमय बिल पढ़ाया, विनिमय बिल समझाया आप लोगों को अच्छी तरीके से। विनिमय बिल, अगर विनिमय बिल समझ में आ गया तो चेक भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। विनिमय बिल जो है वो किसी व्यक्ति पर लिखा जाता है, सिंपल बात, और जो चेक है वो किसी बैंक पर लिखा जाता है। बस आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो किसी विशेष बैंक के ऊपर लिखा जाता है, चेक किसी विशेष बैंक के ऊपर लिखा जाता है और विनिमय बिल किसी व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है। जो स्पष्ट रूप से मांग के अतिरिक्त किसी दूसरी तरह से देय नहीं होता है, और इसमें विकृत चेक, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप चेक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक सम्मिलित होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होते हैं, अब इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक चेक से तात्पर्य। इलेक्ट्रॉनिक चेक कौन से होते हैं, तो ऐसे चेक होते हैं, ऐसे चेक जिसमें कागजी चेक का सटीक प्रतिबिंबित प्रतिरूप एक्सट्रैक्ट मिरर इमेज होता है, जिसमें जैसे डिजिटल हस्ताक्षर मतलब कि डिजिटल सिग्नेचर के प्रयोग, जीव सांख्यिकी मतलब बायोमेट्रिक हस्ताक्षर के साथ या बिना, और विषम गुप्त पद्धति के साथ न्यूनतम सुरक्षा को मानकों को सुनिश्चित करता है। इतनी बातें कुछ याद नहीं रखनी, सिर्फ इतना याद रखना है कि चेक जो होता है वो चेक एक बैंक के ऊपर लिखा जाता है और जो स्पष्ट रूप से मांग के अतिरिक्त किसी दूसरी तरीके दे नहीं होता है। इसमें विकृत चेक, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप चेक और इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक सम्मिलित किए जाते हैं। इन बातों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि चेक की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो चेक की जो विशेषताएं होती हैं, तो चेक की विशेषताएं 3 होती हैं हम लोगों की। तो चेक की विशेषताएं जो होती हैं उनको, अब चेक जो होता है, तो चेक के बारे में एक बात याद रखिएगा, स्टार बना के इस बात को लिख लीजिए आप लोग भी कि चेक एक शर्त रहित आज्ञापत्र है तथा लिखित पत्र है। मतलब कि चेक एक लिखित शर्त रहित आज्ञा पत्र है। चेक की विशेषताएं कितनी होती हैं, जो चेक की विशेषताएं 3 होती हैं। यह विनिमय बिल के समान होता है। देखो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर ही बताया है कि चेक और विनिमय बिल में कोई अंतर नहीं है, बस विनिमय बिल व्यक्ति पर लिखा जाता है और चेक किसी बैंक पर लिखा जाता है, और इसमें बिल की सभी आवश्यक बातें पाई जाती हैं। जो विनिमय बिल में आवश्यकताएं पाई जाती थी, जो नीड्स पाई जाती थी, वो भी चेक में पाई जाती है। यह किसी बैंक के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, यह मांग पर देय होता है। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब इसमें जो है चेक की ये विशेषताएं करने के पास अब हम लोगों को क्या करना है कि ऑर्डर चेक क्या होती है, वाहक चेक क्या होती है, इनको जानना होगा। तो चेक के बारे में हम लोग यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को और भी बातें क्लियर हो जाएं। मेरा बस यही उद्देश्य है कि अच्छी तरीके से कोई बात रह ना जाए आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो ऑर्डर चेक को लिखेंगे। ऑर्डर चेक इसे इंग्लिश में भी ऑर्डर चेक ही बोलते हैं, ऑर्डर चेक। तो ऑर्डर चेक क्या होती है, उसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कोई चेक मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, बस थोड़ा थोड़ा। कोई चेक आज्ञा अनुसार
तब देय होता है। कोई चेक आज्ञानुसार तब देय होता है, तब देय होता है। कोई चेक आज्ञा अनुसार तब देय होता है जबकि वह स्पष्ट रूप से, 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 जबकि वह स्पष्ट रूप में, जबकि वह स्पष्ट रूप में, सॉरी, जबकि वह स्पष्ट रूप में इस प्रकार, जबकि वह स्पष्ट रूप में इस प्रकार, इस प्रकार देय हो, देय हो अथवा, अथवा जो किसी एक व्यक्ति विशेष को देय हो, जो किसी एक व्यक्ति को, जो किसी एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को देय हो और जिसमें हस्तांतरण पर रोक लगाने के शब्द ना हो। इस प्रकार आज्ञा शब्द लेनदार के नाम के बाद लगाए भी जा सकते हैं अथवा नहीं भी लगाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का ऑर्डर चेक। अब बियरर चेक कौन सा होता है, तो इसमें बियरर चेक भी लिख लेते हैं, वाहक चेक जिसे बोलते हैं, वाहक चेक। वाहक चेक क्या होता है, वाहक चेक के बारे में समझ लेते हैं कि कोई चेक वाहक को तब देय होता है, कोई चेक वाहक को तब देय होता है, तब देय होता है जबकि यह स्पष्ट रूप में इस प्रकार देय हो, जबकि यह स्पष्ट रूप में, स्पष्ट रूप में इस प्रकार, इस प्रकार देय हो। ठीक है, और भी चेकों के प्रकार हैं और इसमें बहुत बातें लिखी हुई हैं। ऑर्डर चेक में भी मैंने कुछ शॉर्ट बातें लिखी हुई हैं, तो और वाहक चेक में भी कुछ शॉर्ट बातें लिखी हुई हैं, पूरा डिटेल नहीं करेंगे। लेकिन रेखांकित चेक भी होता है। रेखांकन कितने प्रकार का होता है, जैसे साधारण रेखांकन होता है, विशेष रेखांकन होता है, सीमित रेखांकन होता है, अपराक्रम रेखांकन होता है। तो इनके बारे में, तो रेखांकन के प्रकार जो है, रेखांकन के जो ढंग होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जो हम लोग जो चेक होती है, चेक के ऊपर जो 2 लाइनें खींच दी जाती हैं, अगर वो 2 लाइनें खाली हैं तो इसको बोलती हैं साधारण रेखांकन। अगर इसमें कुछ विशेष लिख दिया जाता है तो इसे बोलते हैं हम लोग स्पेशल रेखांकन। और अगर हम लोगों ने सीमित रेखांकन है और भी हम लोगों के हैं तो उनको हम लोग देख लेंगे, इतना मुश्त नहीं है। अब उसके बाद विनिमय साध्य लेखपत्र के पक्षकार। देखो, लिखवाने को तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप लोग बोर ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि विनिमय साध्य लेखपत्र के पक्षकार। विनिमय साध्य लेखपत्र के पक्षकार कितने होते हैं, तो इनके पक्षकारों के नाम, इनमें जो पक्षकार होते हैं वो नीचे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से जो पक्षकार होते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो बिल का लेखक वह व्यक्ति होता है जो ड्राफ्ट तैयार करता है और उसे लेनदार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। एक देनदार होता है, वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा जाता है, जो देने वाला होता है। एक स्वीकर्ता होता है। स्वीकर्ता कौन होता है, वह व्यक्ति जो बिल का देनदार होता है और लेखक द्वारा भेजे गए बिल को स्वीकार करता है। ठीक है, लेनदार क्या होता है, तो लेनदार वह व्यक्ति होता है जो बिल की रकम भुगतान की जाती है, बिल की रकम भुगतान की जाती है। प्रायः लेखक अथवा उसका आदेशित व्यक्ति लेनदार होता है। धारक कौन होता है, तो धारक वह व्यक्ति होता है जो वह बिल का अधिकारी होता है, जिसे भुगतान लेने का अधिकार होता है। और पृष्ठांकन क्या होता है, तो इंडोर्स क्या होता है, तो जब बिल का धारक बिल का पृष्ठांकन दूसरे व्यक्ति के नाम, मतलब कि पीछे अगर मान लो पृष्ठांकन कर दिया जाता है, इंडोर्स कर दिया जाता है, तो उसे पृष्ठांकन बोलते हैं। तो इसे पृष्ठांकन कहते हैं, उसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर। पृष्ठांकति किसे कहते हैं, तो वह व्यक्ति जिसके नाम से बिल का पृष्ठांकन होता है तो उसे पृष्ठांकति कहते हैं। जो जैसे मान लो कि मुझे मेरे नाम मुझे एक आ गया कि आप ये चेक का भुगतान लीजिए।
अब मैंने क्या किया कि मैंने उस चेक का भुगतान न देने के बजाय मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो इसी को बोलते हैं पृष्ठांकन। मतलब उसके पीछे जो है, चेक के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिख दिया कि इस व्यक्ति को इतना रुपया दे दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पृष्ठांकित बोलते हैं, इंडोसर बोलते हैं, इंडोसर बोलते हैं। ठीक है। आवश्यकता की दशा में देनदार कौन होता है? जब किसी बिल पर इसका पृष्ठांकन करते समय मूल देनदार के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा रहता है, जिसके पास धारक आवश्यकता पड़ने पर भुगतान के लिए जा सकता है, तो इस दूसरे व्यक्ति को आवश्यकता की दशा में देनदार कहते हैं। तो ये तो टॉपिक हम लोगों के, इतने टॉपिक हम लोगों के हो गए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हुंडी। हुंडी जिसे हुंडिया बोलते हैं। तो हुंडियां जो होती हैं वो हम लोगों की, ये चौथा टॉपिक है हम लोगों का कानून के द्वारा जो है। तो हम लोगों ने 4 टॉपिकों की बात की हुई थी। हम लोगों ने प्रतिज्ञा बिल कर लिया है, विनिमय बिल कर लिया है, चेक कर लिया है, और हम लोग अब करेंगे हुंडी के बारे में। तो हुंडी क्या क्या होती हैं उनको हम लोग जानेंगे। तो हुंडी भी विनिमय साध लेख पत्र के समान ही भारत में व्यापारी व्यवसायियों के बीच प्रचलित है। यह बहुत पुरानी शैली तथा महाजनी भाषा में लिखी जाती है। यह पत्र व्यवहार के समान ही लिखी जाती है। हुंडी का उद्देश्य विनिमय बिल के उद्देश्य जैसा ही है, यद्यपि कभी कभी हुंडी प्रतिज्ञा पत्र का भी काम करती है। वास्तव में हुंडी पर बिल की तरह ही स्टाम्प लगा रहता है। इसका पराक्रमण मतलब नेगोशिएशन, स्वीकृति तथा अधिकार का हस्तांतरण भी बिल की तरह होता है। प्रायः इसका प्रयोग भुगतान करने, ऋण देने, रुपयों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। प्रायः हुंडियां व्यापारिक सामान्य विधान एवं व्यापारिक रीति रिवाजों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। अब हुंडियों के प्रकार लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ हुंडियां लिखी हुई हैं। तो हुंडियों के जो प्रकार लिखे हुए हैं उन्हें बोलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो लिखा हुआ है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी उसे कहते हैं जो दर्शन पर या मांग पर देय हो। ऐसी हुंडी के धारक का यह कर्तव्य है कि वह उसे यथोचित समय में देनदार के सम्मुख प्रस्तुत करे। दूसरी हुंडी जो होती है उसे बोलते हैं मुद्दती या मियादी या मिति हुंडी। उसे कहते हैं जो निश्चित समय के बाद देय हो। मुद्दती, मियादी, तो इनको बोलते हैं हम लोग इस हुंडी को निश्चित समय अवधि के बाद देय होती है तो उसे मुद्दती हुंडी कहते हैं। धनी जोग हुंडी किसे बोलती हैं? तो उस हुंडी को बोलते हैं लिखे हुए व्यक्ति या उसके धारक या उसके स्वामी को देय होती है। चौथी हुंडी होती है हम लोगों की नामजोग या फरमानजोग हुंडी। नामजोग या फरमानजोग हुंडी उसे कहते हैं जो हुंडी में दिए गए नाम वाले व्यक्ति को ही देय हो, तो इसे नामजोग हुंडी कहते हैं। सहजोग हुंडी क्या होती है? तो उसे कहते हैं जो किसी सह या पृष्ठांकित व्यक्ति को देय हो। सह ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका नाम व्यापारिक क्षेत्र में सर्वविदित रहता है, जो किसी स्थानीय बोर्ड के द्वारा समय समय पर प्रकाशित होती है। सहजोग हुंडी का भुगतान हुंडी में लिखे गए सह को मिलता है या उसके आदेशानुसार व्यक्ति को मिलता है। धनजोग या देखनहार हुंडी किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं जो देखने वाले अर्थात वाहक को देय हो। दर्शनीय हुंडी देखनहार हुंडी नहीं हो सकती है। और हम लोगों की जोखिम हुंडी वह प्राचीन काल में प्रचलित थी, जिसके अनुसार माल का क्रेता के नाम में जोखिमी हुंडी कर उसे माल ले जाने वाले व्यक्ति को दे देता था। तो ये हम लोगों की होती है। इनके पक्षकार लिखे हुए हैं तो इनको हम लोगों को दिखना नहीं है। उसके बाद 8 नंबर की हुंडी लिखी हुई है जवाबी हुंडी। तो उसे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी बैंक की सहायता से रुपए भेजा जाता है, तो उसके अंतर्गत धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रेषक को यह जवाब भेजना होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये मैंने जो पढ़ा हुआ है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बस हुंडियों के प्रकार जानने हैं, इनके अंदर का पात्र नहीं देखना है। अगर देखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन इसलिए नहीं डिटेल में करवाया हुआ है कि मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है पहले से। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आप लोगों को और क्लास बना दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
उसके बाद अब हम लोगों को क्योंकि इसके एमसीक्यू भी करने हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको क्लास को हम लोगों ने जल्द से जल्दी किया है कि एमसीक्यू हो सकता है आप लोगों से ऐसे भी पूछे जाएं और इनकी डिटेल में भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है अब हम लोग करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हम लोगों ने लगभग में 14 या 15 क्वेश्चन हम लोगों के बहुविकल्पी टाइप के होंगे जिनको हम लोग अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विनिमय साध लेखपत्र अधिनियम के लागू होने की तिथि है। विनिमय साध लेखपत्र अधिनियम के लागू होने की तिथि है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। झारखंड पीजीटी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सितंबर 1872 में, 1 मार्च 1881 में, 1 जुलाई 1881 में, 1 सितंबर 1860 में। तो विनिमय साधक लेखपत्र अधिनियम के लागू होने की तिथि क्या थी? इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया है। अगर डिटेल में क्लास को पढ़ा होगा तो आप लोग बिल्कुल लगा ले जाएंगे कि 1881 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि विनिमय साधक लेखपत्र परिभाषित है। विनिमय साधक जो लेखपत्र है वो किस धारा में परिभाषित है? तो धारा 12 की उपधारा 1 के अनुसार, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 13 की धारा 1 के अनुसार, या फिर धारा 2 के अंतर्गत। विनिमय साधक लेखपत्र नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस धारा के अंतर्गत, आप लोगों को बताना है कि किस धारा के अंतर्गत ये परिभाषित है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो विनिमय साधक जो लेखपत्र हैं वो किस में परिभाषित हैं, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों ने डिटेल में क्लास देखी होगी, मैंने लिखवाया हुआ है, तो अगर हम लोग पिछली क्लास को देखना चाहें तो ये देखो लिखा हुआ है कि विनिमय साधक लेखपत्र नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और किस धारा में हम लोगों की परिभाषित हैं। तो जो परिभाषित की भारत की बात की जाती है, धारा की बात की जाती है 13(1) के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। का नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि धारा 1 के अनुसार, धारा 1 के अंतर्गत जो है वो विनिमय साधक लेखपत्र की परिभाषा की बात की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि विनिमय साधक लेखपत्र है। विनिमय साधक लेखपत्र कौन से हैं? प्रतिज्ञा पत्र है, बिल्कुल है। विनिमय पत्र है, बिल्कुल है। चेक, बिल्कुल है। तो ये इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये इनमें से जो सभी हैं ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि विनिमय बिल परिभाषित है। तो विनिमय बिल जो है वो कौन सी धारा में परिभाषित है? धारा 5 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत, या धारा 2 के अंतर्गत। तो विनिमय बिल किस में परिभाषित है? तो अगर हम लोग आज ही की क्लास को देखना चाहें तो हम लोगों ने जो इतनी क्लासों किया है, तो देखिए ध्यान से कि विनिमय बिल जो है वो किस धारा के अंतर्गत है। देखिए ध्यान से, तो ये धारा जो है ये धारा कौन सी है? धारा 5 के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो वो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए, 4 क्वेश्चन किए, और 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिखे हुए हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ना भी हो, मैं मानता हूँ, ठीक है, एक आध क्वेश्चन ना भी हो। उसके बाद नेक्स्ट में, अभी तो मैंने बहुत आप लोगों को डिटेल में क्लास करवाई ही नहीं है। ये तो मैंने छोटी आप लोगों को कम क्लास है, लगभग में अगर मैं चलूँ तो ये मैं 6 क्लास या 5 क्लास में आप लोगों को ये पूरा करवाता। लेकिन कमेंट आप लोगों के मैंने देखे कि आप डिटेल में ज़्यादा करवाते हैं, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट करवा के दिया है कि आप लोग शॉर्ट चीज़ों को देखें ध्यान से, और स्टेटमेंट वाइज कुछ जो चीज़ें हैं आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को और अच्छा करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को लगता है कि डिटेल में करवाना चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को और डिटेल में करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है चेक हो सकता है। चेक कैसा हो सकता है? ऑर्डर चेक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया। बियरर चेक हो सकता है, रेखांकित चेक हो सकता है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। मैंने आप लोगों को चेक के प्रकार बताए हैं, चेक के
चेक के प्रकार बताए हैं। तो हम लोगों ने चेक के प्रकार जो बताए हैं तो वो कितने बताए हैं, तो मैंने आप लोगों को कम से कम एक चेक लगाया है, ऑर्डर चेक, पूरा डिटेल नहीं लगाया है लेकिन लिखवाया तो है थोड़ा सा। ऑर्डर चेक एक लिखवाया है हम लोगों ने, वाहक चेक, और एक होता है हम लोगों का, ये नहीं लिखवाया हम लोगों ने, रेखांकित चेक। तो रेखांकित चेक। अगर हम लोगों को रेखांकन के प्रकार की बात करें तो रेखांकन के प्रकार की बात करते हैं। तो रेखांकन के प्रकार कितने होते हैं, तो हम लोगों ने बात की हुई है। तो रेखांकन तो वैसे तो हम लोगों का होता है दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो एक होता है हम लोगों का साधारण रेखांकन, मतलब सिंपल लाइनें दो खींच दी, और एक होता है हम लोगों का विशेष रेखांकन। अब विशेष रेखांकन में बहुत से प्रकार होते हैं। अपराक्रम लिखित होता है, रेखांकन को रद्द होना, इनको बहुत से तरीके के 2-3 तरीके होते हैं, तो उनको हम लोगों को देखना नहीं है, इतना डिटेल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखो ध्यान से लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेक का रेखांकन कर सकते हैं। चेक का रेखांकन कर सकता है। चेक का रेखांकन कौन कर सकता है, चेक लिखने वाला कर सकता है, धारक कर सकता है, का और खा दोनों लोग कर सकते हैं। मतलब चेक को लिखने वाला और चेक का धारक दोनों लोग लिख सकते हैं, दोनों लोग रेखांकन कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, तो ये बात जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चेक को लिखने वाला और धारक दोनों लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं आपको समझाने चला गया तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 नंबर में कि बैंक चेक का भुगतान अस्वीकार कर सकता है। तो चेक लिखने वाले ने भुगतान रोक दिया है, चेक पर लिखने वाले का हस्ताक्षर नहीं है, चेक 6 महीने से अधिक पुराना हो गया है, तो अब तो ये जो टाइम पीरियड है अब ये 3 महीने कर दिया है। अब जो नया अपडेट है वो 3 महीने का है। चेक अगर 3 महीने से पुराना होता है तो वो पुराना चेक माना जाएगा और उसको बैंक अस्वीकार कर सकता है। चेक लिखने वाले ने भुगतान पर रोक लगा दी हो तो भी अस्वीकार कर सकता है। चेक पर चेक लिखने वाले का हस्ताक्षर नहीं है, मतलब चेक पर लिखने वाले का हस्ताक्षर ही नहीं है तो भी चेक जो है वो बैंक अस्वीकार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बैंक जो है इन तीनों कंडीशन पर चेक को जो है अस्वीकार कर सकता है, चेक का भुगतान करने से अस्वीकार कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है चेक की परिभाषा संशोधित की गई है विनिमय साध लेखपत्र संशोधन एवं प्रक्रिया उपबंध अधिनियम 2000 के अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत, विनिमय साध लेखपत्र अधिनियम 1881 के अंतर्गत, या फिर अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हम लोगों का विनिमय साध संशोधन एवं प्रक्रिया अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो है चेक की संशोधन की परिभाषा दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पराक्रमण होता है तो प्रतिज्ञा पत्र का, विनिमय बिल का, या फिर चेक का, या फिर इनमें से सभी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पराक्रमण जो होता है वो प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, चेक, इनमें से सभी का हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पराक्रमण कर सकता है, लेखक कर सकता है, आहर्ता कर सकता है, पृष्ठांकित कर सकता है, या फिर इनमें से सभी लोग कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से जो सभी लोग हैं वो पराक्रमण का हस्ताक्षर जो है वो कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अप्रतिष्ठा की सूचना देना आवश्यक नहीं है जब लेखक ने भुगतान के प्रतिकूल आज्ञा दी हो, जब प्रतिज्ञा पत्र विनिमय साध लेख पत्र ना हो, जब लेख पत्र का स्वीकर्ता ही उसका लेखक हो, या फिर इनमें से सभी। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो भी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो आवश्यक नहीं होते हैं। तो ये बातें हम लोगों की सही आंसर हो जाएंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हुंडी को कहते हैं जिक्री चिट कहते हैं, पुर्जा कहते हैं, खोला कहते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि जो है हुंडी को जिक्री चिट बोलते हैं, पुर्जा बोलते हैं, खोला बोलते हैं, तो इनमें से सभी जो है, जो खोला लिखा हुआ है इसको हम लोग खोखा बोलते हैं, खोखा, खोखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विनिमय बिल। विनिमय बिल होता है, विनिमय बिल होता है आज्ञा पत्र होता है, प्रतिज्ञा पत्र होता है, शर्त सहित होता है, या फिर मुद्रांकन रहित होता है। तो मुद्रांकन सहित होता है पहली बात, तो ये बात तो हो गई गलत। तो आज्ञा पत्र होता है, तो विनिमय बिल जो होता है वो आज्ञा पत्र होता है, प्रतिज्ञा पत्र भी नहीं होता है, और शर्त रहित होता है, शर्त सहित नहीं होता है। तो ये तीनों बातें गलत होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोगों का लिखा हुआ है कि चेक पर रेखांकन नहीं कर सकता। चेक पर रेखांकन कौन नहीं कर सकता? बैंकर चेक पर रेखांकन कर सकता है, एजेंट चेक पर रेखांकन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लेखक कर सकता है, धारक कर सकता है, बैंकर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा गा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चेक पर रेखांकन जो है वो नहीं कर सकता, एजेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को दो क्वेश्चन थे आप लोगों ने देखा होगा कि ये दो क्वेश्चन थे। ठीक है, अब प्रक्रमण जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नेगोशिएशन। तो प्रक्रमण जो होता है तो हम लोग इसके आशय से लिख लेते हैं, तो प्रक्रमण का आशय, प्रक्रमण का आशय, इसको लिख लेते हैं क्योंकि ये दो क्वेश्चन हैं, इनको भी अच्छी तरीके से, अब इतनी क्लास की है तो इसको और भी अच्छी तरीके से करेंगे कि जो प्रक्रमण होता है एक नेगोशिएशन होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन। अब इसमें लिखेंगे हम लोग कि प्रक्रमण का आशय किसी व्यक्ति को, प्रक्रमण का आशय किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल, बिल मतलब विनिमय बिल, चेक के ऐसे हस्तांतरण से है, चेक के ऐसे हस्तांतरण से है जिससे वह व्यक्ति उसका धारक हो जाए, उसका धारक हो जाए। एक वाहक लेखपत्र केवल, एक वाहक लेखपत्र केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। किंतु एक आदेशित
लेखपत्र के हस्तांतरण के लिए लेखपत्र के हस्तांतरण के लिए बेचान तथा सुपुर्दगी दोनों आवश्यक हैं। तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि प्रक्रमण जो होता है नेगोशिएशन होता है कहाँ से, किसी व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र, चेक, बिल के ऐसे हस्तांतरण से है जिसमें वह व्यक्ति जिसका धारक हो जाए एक वाहक लेखपत्र केवल सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है, किंतु एक आदेशित लेखपत्र के हस्तांतरण के लिए बेचान सुपुर्दगी आवश्यक है। तो इसी को हम लोग इसमें रखते हैं। तो ये जो टॉपिक है एक तरीके से आज हम लोगों ने पूरा कर लिया और इसके एमसीक्यू भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिए हैं कि किस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कि झारखंड में आप लोगों से ऐसे एमसीक्यू ना पूछे जाएं, लेकिन अगर समझ के क्वेश्चन पूछे जाएं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएं, तो यहीं से हो सकता है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इनके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस क्लास को अच्छी तरीके से आप लोग करिए और ये टॉपिक हम लोगों ने आज पूरा कर लिया। अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के जो टॉपिक हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन पर बात कर ली है, पीवी रेशियो पर बात कर ली है, तो उनको और अच्छी तरीके से करने वाले हैं। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा जो प्रयास है आप लोगों के लिए 16 सा सार्थक है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।